और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली जल बोर्ड के 5 अधिकारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर में घोटाले में पूछताछ के बाद यह गिरफ्तारी हुई है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट घोटाला मामले में गिरफ्तारी हुई है। पहले पूछताछ हुई, उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। और इस खबर को विस्तार देने के लिए हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कब गिरफ्तारी हुई और पूछताछ के दौरान क्या क्या निकला, जरा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड में एसटीपी घोटाले में गिरफ्तारी की गई है। एसीबी के पास तमाम वो सबूत थे जिसके बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के बाद इनकी जो ऑफिशियली अरेस्टिंग थी वो यहाँ पर डाली जाती है। इस वक्त हम एंटी करप्शन ब्रांच यानी कि एसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। इसी बिल्डिंग के अंदर पूर्व मंत्री जो है सत्येंद्र जैन और उनके समेत जो 5 लोग हैं उनको अरेस्ट करके यहाँ पे रखा गया है। उनसे फिलहाल अभी पूछताछ की जा रही है। पेपर वर्क जो है वो यहाँ पे कंप्लीट किए जा रहे हैं। आपको एक बार नाम बता देते हैं। सत्येंद्र जैन के अलावा उदित प्रकाश राय जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, सीईओ रह चुके दिल्ली जल बोर्ड के, अंकित श्रीवास्तव है, नागेंद्र यादव हैं, राजा कुमार कुर है और पंकज वर्मा है। इन 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है और ये दिल्ली जल बोर्ड में एसटीपी घोटाले को लेकर गिरफ्तारी की गई है। अब फिलहाल एसीबी की जो टीम है वो मनी ट्रेल को खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार कितना बड़ा घोटाला जो है ये किया गया है और कितने समय से ये घोटाला चल रहा था, कौन सी प्राइवेट कंपनी को इस पूरे घोटाले में फ़ायदा पहुँचाया गया है। क्योंकि बताया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी जो थी उसको फ़ायदा पहुँचाया गया, उसके आधार पर ही ये बड़ा घोटाला सामने आता है। लेकिन एसीबी की टीम लंबे समय से इस पूरे केस पे काम कर रही थी और आखिर में जब उनको आज इसी दफ्तर के अंदर पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के बाद जब पूरी इंटेरोगेशन खत्म होती है, जिससे बात जाहिर हुई कि इनकी अरेस्टिंग करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि सारे सबूत सत्येंद्र जैन के खिलाफ थे। और इसी बिल्डिंग के अंदर जो है एसीबी की टीम पूरी पूछताछ खत्म करने के बाद उनकी ऑफिशियली अरेस्टिंग डालती है। इसके अलावा जिस प्राइवेट कंपनी को जो फ़ायदा पहुंचाया है, यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्राइवेट कंपनी है जिनको ठेका दिया गया था एसटीपी का, और इसी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से एक बड़ा घोटाला जो था वो सामने आया था। लेकिन अब एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्रांच की टीम इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। ताज़ा अपडेट यह है कि कल सुबह 6 बजे के बाद सभी 6 आरोपियों को राउस रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी ठीक है, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली जल बोर्ड के 5 अधिकारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र की सियासत और कानून व्यवस्था में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और डेमोग्राफिक बदलाव को साधते हुए एक कड़ा कदम उठाया है। धर्म स्वतंत्रता कानून 2026 के जरिए सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि धोखे, दबाव या जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों में अब किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। रक्षाबंधन के मौके पर आए इस कानून के तहत कड़े दंड और जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। अब देखना यह होगा कि डेमोग्राफी में आ रहे तेजी से बदलाव और अवैध धर्मांतरण को रोकने में यह नया कानून कितना कारगर साबित होता है। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि महाराष्ट्र के कानून में एक और अध्याय जोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था का यह अध्याय धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने धर्म स्वतंत्रता कानून 2026 लागू करने का ऐलान कर दिया है। सरकार की ओर से राजपत्र में इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। देवा भाऊ की सरकार ये कानून 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन से लागू करने का ऐलान कर चुकी है। देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से प्रदेश की लाडकी बहनों को ये रक्षाबंधन का गिफ्ट बताया जा रहा है। फडणवीस के इस गिफ्ट के बाद महाराष्ट्र में बहनों को कोई लव जिहाद के जाल में नहीं फंसा पाएगा।
कोई उनका जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा, लेकिन अगर किसी ने ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश की तो देवा भाऊ की सरकार उसका हिसाब करेगी। महाराष्ट्र का धर्म स्वतंत्रता कानून 2026 सभी धर्मों के लोगों पर लागू होगा। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति का जबरन, धोखे से या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध होगा। ऐसा करने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसे गैर जमानती अपराध बनाया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद लव जिहाद की घटनाएं भी थमेंगी। शादी के बहाने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर 7 साल जेल और 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा नाबालिग, मानसिक रूप से अस्वस्थ या अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति के अवैध धर्मांतरण पर 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। महाराष्ट्र सरकार के इस कानून में बच्चों को लेकर भी खास व्यवस्था की गई है। कानून के तहत शादी से पहले मां का जो धर्म था वही बच्चे पर लागू होगा। यानी अगर मां ने शादी के बाद धर्म बदल लिया है तो बच्चे का वो धर्म नहीं माना जाएगा। बच्चे का धर्म शादी से पहले मां का जो धर्म था वही माना जाएगा। सरकार का ये प्रावधान जियोग्राफिकल चेंज को देखते हुए किया गया है, ताकि जियोग्राफी बदलने की जो साजिश चल रही है उस पर लगाम कसी जा सके। शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। विस्तृत और कॉम्प्रिहेंसिव लॉ महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है। पूरी सरकार को, पूरी विधानसभा को मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अब जब रक्षाबंधन हमारे सामने है तो पूरे महाराष्ट्र की जो हमारी लाडली बहनें हैं, हमारी माताएं और बहनें हैं, उनको एक उपहार के रूप में, रक्षाबंधन के उपहार के रूप में महाराष्ट्र सरकार इस कानून को 28 अगस्त को लागू करने जा रही है। महाराष्ट्र में धर्म स्वतंत्रता कानून लागू करने से साधु संत भी काफी खुश हैं। महाराष्ट्र के साधु संतों ने इस कानून को लागू करने के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार का आभार जताया। साधु संतों का कहना है कि इस कानून से लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण की घटनाओं पर रोक लगेगी। 28 अगस्त से ये नया कानून यहाँ पे स्वतंत्रता, धर्म स्वतंत्रता कानून, लव जिहाद के ऊपर इसके कारण रोक लगेगी। और मुझे लगता है कि जो चीज़ें धर्म परिवर्तन के साथ खड़ी होती है, जो समस्याएं खड़ी होती है, उसका भी निवारण इस नए कानून के तहत हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने धर्म स्वतंत्रता कानून लागू करने का फैसला अचानक नहीं लिया। इससे पहले टाटा इंस्टीट्यूट की तरफ से मुंबई में तेजी से बदलती डेमोग्राफी पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मुंबई की डेमोग्राफी बदल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में 1961 में हिंदुओं की आबादी 88% थी, जो 2011 में घटकर 66% हो गई। आगे 2051 में हिंदू आबादी 54% रह जाएगी। यानी मुंबई की हिंदू आबादी लगातार घट रही है। वहीं 1961 में मुंबई की मुस्लिम आबादी 8% थी, जो 2011 में बढ़कर 21% हो गई। आगे 2051 में मुस्लिम 30% हो जाएंगे। यानी मुस्लिमों की आबादी 4 गुना बढ़ जाएगी। TISS की इस रिपोर्ट के बाद से ही डेमोग्राफिक परिवर्तन रोकने के लिए ऐसे ही किसी कानून की जरूरत थी, जिसे सरकार अब लागू करने जा रही है। महाराष्ट्र के साथ साथ देश भर की बदलती डेमोग्राफी से सरकार चिंतित है। सरकार की कोशिश है कि देश भर में बदलती डेमोग्राफी के खिलाफ सख्ती बरती जाए। हालांकि अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने में धर्म स्वतंत्रता कानून कितना सफल होता है, क्योंकि अगर इस कानून के लागू होने के बावजूद अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद की घटनाएं नहीं रुकी तो आगे डेमोग्राफिकल चेंज को लेकर सरकार की चिंता और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। त्योहारों का सीजन खुशियों का होता है, लेकिन आपकी जरा सी लापरवाही आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। मथुरा, बुलंदशहर और सीतापुर जैसे जगहों से ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने यह साफ कर दिया कि कैसे मिलावटखोर आपकी थाली में जहर परोस रहे हैं। रिपब्लिक भारत भी आपसे यह अपील करता है कि इस त्योहारी सीजन में दूध, पनीर या कोई भी डेयरी उत्पाद खरीदते वक्त पूरी सावधानी बरतिए। हमेशा भरोसेमंद और प्रमाणित दुकानों से ही खरीदारी करिए। खुद चौकन्ने रहिए ताकि आपकी सेहत सुरक्षित रहे और आप त्योहारों का भरपूर आनंद उठा सकें। त्योहार पर पनीर खाने वाले सावधान, कहीं आपका पनीर मिलावटी तो नहीं।
आपकी थाली में परोसा जा रहा सफेद जहर। अगर आप भी पर्व और त्योहारों का पनीर खाने के शौकीन हैं, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि त्योहारों पर पनीर की बढ़ती खपत को देखते हुए मिलावटखोर एक्टिव हो गए हैं। ये मिलावटखोर नकली पनीर बनाकर आपकी थाली तक पहुंचा रहे हैं, जिसे खाने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। अगर आपको हमारी बात पर यकीन ना हो रहा हो, तो यूपी के सीतापुर, मथुरा, बुलंदशहर और शाहजहांपुर की इन तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ खाद्य विभाग की टीम ने नकली पनीर बनाने वालों को पकड़कर पनीर नष्ट कराया। सबसे पहले हम आपको मथुरा की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पनीर निर्माण इकाई पर छापेमारी कर सैकड़ों किलो दूषित पनीर और दूध नष्ट किया गया। तस्वीरें शेरगढ़ थाना क्षेत्र के हुसैनी गांव की हैं। यहां खाद्य विभाग की टीम ने अचानक छापेमारी की। इस दौरान जांच टीम को पनीर बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे कई संदिग्ध पदार्थ मिले। जांच टीम का दावा है कि नकली पनीर बनाने के लिए 80 किलोग्राम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, 20 किलोग्राम टीनोपाल केमिकल, 12 किलोग्राम सोडियम हाइड्रोसल्फेट सहित स्किम्ड मिल्क पाउडर और सोयाबीन स्टोर किया गया था। जांच टीम को 500 किलोग्राम दूषित पनीर और 2000 लीटर दूध, जिसकी कीमत 1.25 लाख रुपए, इन सब चीजों को जनहित में मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। वहीं शेष बचे सामानों को सीज कर 9 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कारोबारियों के खिलाफ शेरगढ़ थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई। अधिकारियों ने बताया कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित के मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब हम आपको बुलंदशहर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां शिकारपुर तहसील क्षेत्र के धुसरी गांव की पंजाबी डेयरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारा। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने डेयरी पर बन रहे पनीर का सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भेज दिया। अधिकारियों का कहना है कि सैंपल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्टील के बने 3 साइलों में लगभग 7 कुंतल पनीर भंडारित पाया गया है। लगभग 40 किलोग्राम पनीर इनके डीप फ्रीजर में भंडारित है। तो साइलोज से 1 पनीर का नमूना और डीप फ्रीजर से 1 पनीर का नमूना, इस प्रकार कुल 2 नमूने जनहित में जांच के लिए संग्रहित किया गया है, जिसे जांच हेतु भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। अब हम आपको सीतापुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां मिलावटी पनीर के खिलाफ खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग की टीम ने सीतापुर की 5 दुकानों से पनीर के सैंपल इकट्ठा किए। इसके बाद इन सभी सैंपल्स को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। जांच टीम इन सैंपल्स के रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई से पूरे जिले में हड़कंप मचा रहा। अब हम आपको शाहजहांपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एफडीएसए की टीम ने नकली पनीर के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। खाद्य विभाग की टीम ने विकास डेयरी से दूध और पनीर के सैंपल कलेक्ट किए। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम मधुसूदन बेकरी में भी जांच पड़ताल कर रही थी, जहां मानक के अनुरूप साफ सफाई नहीं मिलने से सुधार नोटिस जारी किया गया है। जांच टीम ने सभी बेकरी संचालकों को खाद्य पदार्थों में रंगों का सीमित प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं। त्योहारों पर मिलावटखोरों की करतूत लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है। ऐसे में आपको रिपब्लिक भारत सावधान करता है कि त्योहारों पर दूध, पनीर या फिर कोई भी मिल्क उत्पाद अपने भरोसेमंद संस्थान या दुकान से ही खरीदे, ताकि आप मिलावटखोरी का शिकार ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लखनऊ में कानून और व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली इस घटना ने महकमे की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब खाकी और प्रशासन के लोग ही महफूज नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? अवैध डेयरियों और आवारा पशुओं के नाम पर फल फूल रहा यह अवैध कारोबार अब सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन को चुनौती दे रहा है। लखनऊ में क्या हुआ, जिस पर यह सवाल पूछे जा रहे हैं, और अब क्या होगी कार्रवाई, ये जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में आवारा पशु और अवैध डेयरी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। अवैध पशुओं की वजह से आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है।
जबकि अवैध डेयरी की वजह से इलाके में गंदगी का भरमार लगा रहता है। लखनऊ नगर निगम की टीम जब पारा थाना क्षेत्र की पुलिस के साथ आवारा पशुओं को पकड़ने लगी तो दबंगों ने उन पर हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिस और दबंगों के साथ हाथापाई भी हुई। बेखौफ दबंग पुलिस को देखकर भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला और एक शख्स पुलिसकर्मियों से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि आरोपी पुलिस को पटक कर उसकी गर्दन दबोचे नजर आ रहा है। लखनऊ पुलिस के साथ मारपीट का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी। इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। एक एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है जिसमें 15 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि दूसरी एफआईआर नगर निगम की टीम की तरफ से कराई गई है, जिसमें अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। लखनऊ पुलिस पर हमले की घटना की बात से थाने के पुलिसकर्मी भी काफी आक्रोशित हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उस आरोपी को लगातार पारा की जो पुलिस है, मैं खुद इस वक्त पारा कोतवाली के सामने खड़ा हूं और वहां पर मैं माहौल देख रहा हूं कि यहां की जो पुलिस है वह ढूंढ रही है उसे, और वो फरार है। वो जो व्यक्ति है वो फरार है जिसने पुलिस के गिरेबान पे हाथ लगाया है। तो कहीं न कहीं पुलिस चारों तरफ से टीम बना के ढूंढ रही है और अगर वह व्यक्ति मिलता है तो पुलिस उसको अपनी तरफ से कहीं न कहीं वो उसका हिसाब करेगी। लखनऊ पुलिस पर हमले के बावजूद नगर निगम की टीम ने इलाके से करीब 18 भैंसों को पकड़कर कांजी हाउस भेज दिया है। आगे बाकी भैंसों को पकड़ने का काम भी चल रहा है। इस बीच हमारी टीम उस जगह पहुंची जहां पुलिसकर्मी की गर्दन पकड़ी गई थी। 2 एफआईआर इस पूरे मामले में है। पुलिस लगातार आरोपियों को ढूंढ रही है और जिस तरह की ये घटना देखी गई है, आने वाले समय में जब ये अभियान और तेज होगा तो बहुत सारे लोग और सामने आएंगे। फिलहाल इस मामले में जो ये घटना घटी है, इसको लेकर कहीं न कहीं पुलिस काफ़ी गुस्से में है और पुलिस का ये कहना है कि हम लोग नगर निगम के कहने पर गए थे सुरक्षा प्रदान करने, तो कहीं न कहीं 2 एफआईआर के बाद पुलिस इन आरोपियों को ढूंढ रही है और टीम बनाकर ढूंढ रही है। जल्द ही कह रही है पुलिस कि हम इन लोगों को पकड़ लेंगे। लखनऊ पुलिस पर जिस तरह से अटैक किया गया, उससे लखनऊ में दबंगों के बुलंद हौसलों का पता चलता है। हालांकि अब देखना यह है कि पुलिस इलाके से सारे आवारा पशुओं को पकड़कर इलाके को कब साफ करती है, साथ ही जिन दबंगों ने पुलिस पर अटैक किया उनका हिसाब कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री ने लाल किले से दिमागी नक्सल क्या बोला, उसके बाद देश में एक अलग विमर्श शुरू हो गया है। एक अलग शब्द युद्ध शुरू हो गया है जिसमें सभी विपक्षी दल अपने आप को दिमागी नक्सल बताने के ऊपर अड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि ये दिमागी नक्सल आखिरकार हैं कौन और क्या इनका महिमा मंडन और नक्सलियों से जोड़कर खुद को देखना आने वाली राजनीति के लिए कोई नया सबक या नया रास्ता दिलाएगा, और क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह सब कुछ सही है? यह रिपोर्ट देखिए उसे। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से दिमागी नक्सल से जनता को आगाह किया तो विपक्षी दल खुद को दिमागी नक्सल बताकर पीएम मोदी का विरोध करने लगे। लेकिन क्या आपको पता है कि नक्सलवाद देश के लिए कितना खतरनाक रहा है? अगर नहीं तो आप बस्तर के इन लोगों का दर्द सुनिए जो दशकों से नक्सली हिंसा से प्रभावित रहे। देखा जाए तो सीआरपीएफ ने लगभग 456 लाइव्स इस नक्सल मुक्त अभियान में खोई है। 456 जिंदगियां कम नहीं होती। 456 जिंदगी मतलब 456 परिवार, और उनके पीछे इतने सारे लोग, उनके बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल उनके बच्चे अभी भी अनाथ हैं, है ना। और ये कोई मजाक नहीं है, बहुत खून बहा है, बहुत सारी जानें गई हैं, बहुत लोगों के अंग गए हैं। जो अब तक सहे हम तो सहे जैसे भी हैं, लेकिन अभी उस ओर नहीं जाना चाहिए, शांति की ओर जाना चाहिए। और हम जो अपंग हो गए, आधा अधूरा जिंदगी है, हम जैसे तैसे जी रहे हैं। हमारे जो परिवार है, हमारा गांव है, हमारा क्षेत्र है, वो सुरक्षित जीवन जिए और हमारा बस्तर सुंदर था वो सुंदर रहे।
सुना आपने, नक्सल हिंसा ने इस देश को कितनी चोट पहुंचाई, कितने परिवार उजाड़े, कितने लोगों को बर्बाद किया है, कितने बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा है, कितने मासूम लोगों को हथियार पकड़ाकर उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। ये दर्द शायद आप नहीं समझ सकते क्योंकि आपने इस दर्द की कहानियां सिर्फ सुनी है, लेकिन जिन लोगों। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव की कमान पूरी तरह अपने हाथ में रखते हुए यह साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार, उम्मीदवारों के चयन और बैकग्राउंड के मामलों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन खबरों की माने तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी भी खुद को पीछे नहीं रख रहे हैं। इस मामले में दबदबा दिखाने के लिए 13 मांगे रखी थी, लेकिन सूत्रों का दावा है कि सीएम योगी ने इन सभी 13 मांगों को खारिज कर दिया है। अब ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। यूपी में 2027 में चुनाव होना है। योगी ने इसके लिए कमर कस ली है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2027 की कमान अपने हाथ में रखना चाहते हैं, तो वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी भी खुद को पीछे नहीं रख रहे हैं। यूपी के 2027 चुनाव से पहले पंकज चौधरी ने अपना दबदबा दिखाने के लिए 13 मांगे रखी थी, लेकिन सूत्रों का दावा है कि सीएम योगी ने इन सभी 13 मांगों को खारिज कर दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया पर कोई समझौता नहीं होगा, आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट नहीं देंगे, टिकट मिलने से पहले उम्मीदवार का बैकग्राउंड चेक होगा, सहयोगी दलों को अतिरिक्त सीटें नहीं दी जाएंगी। 2027 का चुनाव जीतना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। यूपी के सीएम योगी का संदेश साफ है कि वो 2024 लोकसभा चुनाव जैसी गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं, इसलिए वो 27 चुनाव में कोई भी गलत फैसला नहीं लेना चाहते हैं। यूपी का चुनाव वो अपने चेहरे और दम पर ही लड़ना चाहते हैं, क्योंकि योगी को पता है कि यूपी की तस्वीर बदलने में उन्होंने अकेले ही काफी मेहनत की है। यूपी सहित देश भर की जनता उनके बुलडोजर मॉडल को पसंद करती है। ऐसे में अगर 2027 चुनाव में किसी भी तरह की गलती हुई तो इसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव जैसा हो सकता है। सूत्र बताते हैं कि योगी ऐसी किसी भी डिमांड से इस बार समझौता करने के मूड में नहीं है जो पार्टी को जरा सी भी नुकसान पहुंचाती हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।